अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से, क्योंकि इस जंग में एक बहुत ही अलमनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। अलमनाक इसलिए है कि इस वाक़े में 226 यूक्रेनी बच्चे मारे गए हैं और ये बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। ये कहा जा रहा है जी, यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि रशिया ने यहाँ एक स्कूल के ऊपर हमला किया है और रूसी फ़ज़ाई हमले में 60 अफराद के हलाक होने की तस्दीक भी की जा रही है। 226 बच्चों के हलाक होने की इत्तलात भी आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 415 के करीब लोग ज़ख्मी भी हैं, जिनमें से बहुत सारों की हालत जो है अभी तक क्रिटिकल ही बताई जा रही है। उधर रूसी सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन की नाज़ी जर्मनी की शिकस्त की 77वीं सालाना याद के मौके पर खिताब भी किया है। उन्होंने यूक्रेन में रूस की अस्करी कार्रवाई को मगरब की पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल करार दिया है। उनका ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो जंग है ये रशिया ने अपने किसी मफाद की खातिर शुरू की है। उनका कहना यह है कि जो भी निशाना बनाया जा रहा था रूस को मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानिब से, जो मगरबी पॉलिसियाँ थी रूस के अगेंस्ट, ये सारा का सारा ये जो जंग है, ये सारा जो मामला है, ये उसके रिएक्शन में हुआ है। अच्छा जी, ये प्रेसिडेंट क्या कहते दिखाई दे रहे हैं दोनों ममालिक के? ये जो एक स्कूल की इमारत पर रूसी फ़ज़ाई हमला हुआ है, इसमें कितना नुकसान हो गया है और ये लड़ाई किस नहज पर अभी पहुंच चुकी है, किस नहज पर जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमने समोई हैं एक रिपोर्ट में। पहले ये रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग 75वें रोज में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक रूसी हमले में 226 बच्चे मारे गए, जबकि 415 जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी सदर ने मशरकी यूक्रेन के गांव में एक स्कूल की इमारत पर रूसी फिजाई हमले में 60 अफराद हलाक हुए। यूक्रेनी सदर ने बताया कि मशरकी यूक्रेन के गांव में एक स्कूल की इमारत पर रूसी फिजाई हमले से 60 अफराद हलाक हुए। यह हमला हफ्ते को एक स्कूल की इमारत पर किया गया था, जिसमें 90 अफराद ने पनाह ले रखी थी। अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडन और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के गैर एलानिया दौरे किए और यूक्रेनी हुकाम और अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में अमेरिकी साख्ता रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। वाशिंगटन की जानिब से इस दावे पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। यूक्रेनी चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया कि रूसी फौज के अब तक 25,650 फौजी मारे गए हैं, जबकि 199 तैयारे, 158 हेलीकॉप्टर और 1145 टैंक तबाह किए गए हैं। रूस के दागे गए 94 मिसाइलों को भी यूक्रेनी फिजाई निजाम ने तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दूसरी आलमी जंग में नाजियों के खिलाफ रेड आर्मी की कामयाबी के 70 साल पूरे होने के मौके पर मुनाकिदा फौजी परेड से खिताब किया। उन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ रेड आर्मी की जंग का मवाजना रूस की यूक्रेन में अस्करी कार्रवाई से किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस की अस्करी मुहिम मुमकिना जारहियत को कुचलने का बर वक्त इक़दाम था। डोंबास खित्ते में यूक्रेनी अफवाज के खिलाफ लड़ने वाले फौजी दरअसल अपनी सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। रूसी सदर ने दावा किया कि यूक्रेन ने नाटो के हथियारों के जरिए अपने आप को मुसल्ला कर लिया है। ये रूस की सलामती के लिए खतरा है। ये इंतहाई अहम है कि दुनिया को एक मरतबा फिर आलमी जंग की तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। आलमी खबर इदारे के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि हमें फख्र है कि हमारे आबाओ अजदाद ने दीगर कौमों के साथ मिलकर हिटलर मुखालिफ इत्तेहाद के जरिए नाजियों को शिकस्त दी और हम किसी और को इस कामयाबी का सेहरा लेने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी आलमी जंग के दौरान यूक्रेन ने इन इलाकों से नाजी फौजियों का सफाया कर दिया था। उधर रूसी मुज़ाकरातकार का कहना है कि यूक्रेन के साथ बातचीत जारी है। मॉस्को ने कीव पर इल्जाम लगाया कि वो मुज़ाकरात को रोक रहा है। फ्री कैन ने 29 मार्च से आमने सामने अमन मुज़ाकरात नहीं किए हैं। दूसरी जानिब के मुज़ाकरातकार वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कर चुके हैं। बिल्कुल जी, अपनी अपनी जानिब से दोनों ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो आपने जाना। ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से कहा है कि हम रूस को इसका क्रेडिट नहीं लेने देंगे, जिस तरह से दूसरी जंग अज़ीम की जो फ़तह का सहरा है वो रूस अपने सर सजाना चाह रहा है, तो इसमें तो यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा था। ये मामला क्या है
इस जंग के अंदर जो भी जारी है इसका जिक्र करना और इसको लेकर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना दोनों सदूर की जानिब से, ये कितना अहम है, इस पर हम बात कर लेंगे डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से। माहिर हैं बैरुल अक़वामी उमूर के, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कलीम साहब ज्वाइन करने के लिए। कलीमुल्लाह साहब, आज का दिन जब हम जानते हैं कि अभी भी दोनों ममालिक के दरमियान यूक्रेन के अंदर जंग जारी है, मामलात किस नहज पर पहुंच चुके हैं, सैकड़ों बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं एक फ़ज़ाई हमले के अंदर, अब बहुत सारे लोगों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है लेकिन मुज़ाकरात से कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा है। ऐसे में दोनों सदूर की जानिब से दूसरी जंग अजीम का जिक्र करना और इस तरह से करना, क्या बैकग्राउंड है सर इसका और क्यों आज के दिन ये ज़रूरी था? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने किया। एक्चुअली 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी तो उस वक्त जो विक्टोरियस कंट्री था, सबसे पहले ट्रूप जिसके जर्मनी में एंटर हुए थे, बर्लिन में एंटर हुए थे जर्मनी में, वो रशियन ट्रूप्स थे। और जो नाजी या हिटलर की जो अफवाज थी उनको जो शिकस्त दी थी वो भी रशिया ही ने दी थी। एक्चुअली उस वक्त ये सोवियत रशिया होता था, ये 15 मुल्कों का इत्तेहाद होता था, इसको सोवियत रशिया कहते थे और यूक्रेन भी इसका हिस्सा होता था। तो यूक्रेन, जब हम बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फातेह यूक्रेन है या रशिया है, क्योंकि ये दोनों उस वक्त एक ही मुल्क थे, सोवियत रशिया था, और अब दोनों उसको क्लेम कर रहे हैं कि 9 मई जौन सा है वो दर हकीकत हमारी फतह का दिन है। एक्चुअली ये दोनों की फतह का दिन है, यूक्रेन का भी कंट्रीब्यूशन था उसमें और अब रशिया का भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। ठीक है, कंट्रीब्यूशन दोनों का था। अच्छा सर, ज़रा ये फरमा दीजिएगा, हम इस दिन के हवाले से, अलामती दिन के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ये जो हलाकतों की तस्दीक अब सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से भी की जा रही है, जो स्कूल के ऊपर एक अटैक हुआ है, 60 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि मारे जा चुके हैं। अभी भी हम देख रहे हैं दूसरी जंग अजीम की जब एक खात्मे की अलामत के तौर पर ये दिन मनाया गया, तो मकसद तो इसका यही है ना कि अमन को फ़रोग दिया जाना चाहिए। जंग जो है वो किसी भी मसले का हल कभी नहीं हुआ करती। कितना जानी नुकसान हुआ उसमें, कितना माली नुकसान हुआ, कितना किस कौम का कितना नुकसान हुआ, ये इस दिन के मनाने का मकसद था ना। तो फिर इस दिन इस तरह का अटैक किया जाना, फिर इस दिन इस तरह से जंग को तूल देने की बातें करना, ये सर किस जानिब इशारा है? यानी हम ये समझ लें कि सिर्फ अलामतों के तौर पे ये दिन मनाए जाते हैं, कुछ सबक इनसे हासिल नहीं किया जाता? आप ठीक कह रही हैं। असल में जंग ऐसे ही होती है। मैंने आपसे पहले भी इस प्रोग्राम में बात की थी, आप भी कई बार इसका जिक्र कर चुकी हैं कि यूक्रेन में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अभी एक तो ये अटैक हुआ, इससे पहले बूचा जो यूक्रेन का इलाका है, वहाँ बहुत सारी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं और एक जो इज्तिमाई कब्र थी उसमें से तकरीबन 400 के करीब जो डेड बॉडीज हैं वहां से निकली हैं। अब दोनों जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं कि ये जो इज्तिमाई कब्रें हैं वो सिविलियंस की कब्रें हैं जो बूचा में अभी दरियाफ्त हुई हैं, क्योंकि बूचा को अभी यूक्रेनियन जो ट्रूप्स है उन्होंने रिकैप्चर किया है। बूचा का इलाका केव के नॉर्थ में है। ये इलाका जो सा है ये रशिया के कंट्रोल में चला गया था। जब रशिया ने रिट्रीट किया तो यूक्रेनियन ट्रूप्स वहां पे गए, उसके बाद ये सारी इज्तिमाई कब्रें हमें सिविलियन की वहां पे मिली। सिचुएशन जो जंग के अंदर है वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। ये 9 मई, ये जो 9 मई है, ये बड़ा ही अहम दिन था। इस दिन तवक्को, दो बड़े ऐलान की तवक्को की जा सकती थी। एक तो 9 मई एक ऐसा दिन है कि इसमें रशिया अपनी जो विक्ट्री है उसको क्लेम कर सकता था। क्रीमिया का इलाका रशिया के पास है, डोनबास का इलाका इसने कैप्चर कर लिया है, मारियोपोल रशिया के कंट्रोल में चला गया है। तो तकरीबन इस वक्त जितना मशरकी यूक्रेन है वो रशिया के कंट्रोल में है। अगर रशिया यहाँ पे वॉर को स्टॉप कर दे और अपनी इस विक्ट्री को क्लेम कर ले, क्योंकि डॉनबास का इलाका कंट्रोल करने के बाद अब लगता नहीं है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा, लेकिन हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पुतिन की जो स्टेटमेंट आई 9 मई को, उसमें मतलब वो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। असल में जब ये यूक्रेन के अंदर रशिया ने ये वॉर इनिशिएट की थी तो इन्होंने इसको ऑपरेशन का नाम दिया था। आज मीडिया में ऐसी न्यूज आ रही थी कि रशिया ने अब इसका नाम चेंज करके ऑपरेशन की बजाय इसको फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ऑथेंटिसिटी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया में कुछ देर पहले ये न्यूज थी कि रशिया ने अब यूक्रेन के ऊपर प्रॉपर वॉर डिक्लेयर कर दी है। पहले ये एक ऑपरेशन था। रशिया का जो प्लान बी है यूक्रेन वॉर को लेकर, वो जो मीडिया में आ रही हैं रिपोर्ट्स, उससे ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन को एक लैंड लॉक कंट्री बनाना चाहता है। रशिया चाहता है कि जो यूक्रेन है इसका जो ब्लैक सी के साथ कनेक्शन है, उसके जो कोस्ट है और उसकी जो पोर्ट है ब्लैक सी के ऊपर, ये सब कैप्चर कर ले।
अगर यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री बन जाता है तो ऑब्वियसली यूक्रेन के लिए ट्रेड करना और फिर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को उस तरीके से आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी रुकावट है रशियन ट्रूप्स के रास्ते में, वो ओडेसा है। क्रीमिया उनके पास है। ओडेसा ये पोर्ट है यूक्रेन की तकरीबन, और बहुत ही एक्टिव पोर्ट है यूक्रेन की ओडेसा। रशिया ने अगर ओडेसा पे कब्जा कर लिया तो फिर यूक्रेन के पास कोई पोर्ट नहीं रहेगी। इसका मतलब ओडेसा पे कब्जा करने के बाद यूक्रेन जो सा है वो एक लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा। ओडेसा की बहुत सिग्निफिकेंस है, ये जो ओडेसा पोर्ट है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो बाल्टिक सी है और जो ब्लैक सी है, बाल्टिक सी और ब्लैक सी को एक कॉरिडोर है जो इनको लिंक करता है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम जारी है। चाइना भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं बस ये बताना चाही थी नाज़रीन को कि जब आप बात कर रहे हैं तो बीच में ये जो इलाका आप बता रहे हैं, जो कॉरिडोर आप बता रहे हैं, उसका नक्शा, उसका मैप हम चला रहे हैं ताकि नाज़रीन इसको बेहतर तरीके से आपकी बात को समझ पाएं कि आप किस इलाके की जानिब निशानदेही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। ये ओडेसा यूक्रेन में है और पोलैंड का इलाका है, उसको कहते हैं गोडेंस्क। गोडेंस्क बाल्टिक सी में है और ओडेसा जो सा है ये ब्लैक सी में है। तो ये कॉरिडोर है जो बाल्टिक और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। अगर ये कॉरिडोर खत्म हो जाए तो आपको पूरा का पूरा यूरोप का चक्कर लगा के आना पड़ता है अगर आपने यूक्रेन तक पहुंचना है। तो ओडेसा अगर यूक्रेन के हाथ से निकलता है तो ये यूक्रेन की एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी और ये रशिया की बहुत बड़ी फतह होगी। लेकिन रशिया के लिए एक और मसला जो ओडेसा को कैप्चर करने के बाद होगा, जिसको हमने अभी भी देखा कि रशिया इतने बड़े इलाके को संभाल नहीं पा रहा। इवन अभी तक मारियोपोल भी मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में नहीं गया। डॉनबास के अंदर भी फाइट जारी है, ठीक है, मेजर कंट्रोल उनका है, लेकिन फाइट जारी है। कलीमुल्लाह साहब, कहीं ना कहीं फिर अमेरिका का कुछ ना कुछ वहाँ पर मौजूद होना, ये चीज़ रशिया को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्योंकि कुछ रोज़ पहले अभी लाइक लास्ट वीक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने खबर दी थी ईद से पहले कि एक मिसाइल सिस्टम जो है वो तबाह किया गया था रशिया का, और उसमें अमेरिका ने क्लेम किया था कि जी हमारी ताउन से, हमारी इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर यूक्रेन ऐसा करने में कामयाब हुआ। लेकिन फिर उसके फौरी बाद इस खबर को वहाँ से हटा दिया गया और इस पर बात नहीं की गई मज़ीद अमेरिका की जानिब से। लेकिन आज रूस की वजारत दिफा ये दावा करते हुए हमें दिखाई दे रही है सर कि उन्होंने अमरीकी साख्ता रडार सिस्टम जो है उसको तबाह कर दिया है यूक्रेन के अंदर। इस पर अमेरिका की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। क्यों अमेरिका इसके ऊपर खामोश है अगर रूस के इस दावे में सच्चाई नहीं है सर? अमेरिका बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा है यूक्रेन को, और हम सबको मालूम है कि जो लियोन मस्क है, इनके जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर तकरीबन हर गली मोहल्ले में अवेलेबल है, जो सैटेलाइट इंटरनेट है। और यूक्रेन से हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो लियोन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए आ रही है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि पुतिन ने लियोन मस्क को थ्रेट भी किया था कि हम उसकी जो सैटेलाइट है हम उनको हिट कर सकते हैं। अल्लाह ना, अगर पुतिन ने जो लियोन मस्क है उनकी जो सैटेलाइट्स हैं उनको हिट किया तो ये एक स्पेस वॉर में भी कन्वर्ट हो जाएगी यूक्रेन की वॉर। और जो अभी अटैक हुआ मॉस्कोवा के ऊपर, जो रशियन शिप है जो डूब गई है, और उसके बाद तकरीबन 11-12 जो रूसी जर्नल हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये सब की जो इंफॉर्मेशन है और उनकी जो पिन पॉइंट लोकेशन है, ये अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उसके जरिए से यूक्रेन को प्रोवाइड की गई और पूरा का पूरा उनको प्लान बना के दिया गया। उसके बाद यूक्रेन ने उसको एग्जीक्यूट किया और उससे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की फुल सपोर्ट है इस वक्त यूक्रेन को, और यही चीज रशिया के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। अब एक और नई रुकावट जो रशिया के लिए आई है वो ये हुआ है कि जो पिछले दिनों हमने देखा, 1-2 दिन में जो चीन की टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, जैसे हुआवे और जो बाकी चीन की टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, इन्होंने अपने बिजनेसेस रशिया में क्लोज करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें कि खतरा है कि अगर चाइना की कंपनीज भी रशिया से निकल गई तो रशिया तो कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। और हमें पुतिन का जो रवैया है उसमें वो एग्रेशन नजर आ रहा है। शायद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन को कॉर्नर कर दिया गया है, और जब आप एग्रेशन में होते हैं तो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग तो रशिया बिल्कुल कॉर्नर हो रहा है और उसका जो लॉस है, आपने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, वो बहुत ज्यादा है। फिर चाइना की जो कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो अपना बिजनेस रशिया में क्लोज कर रही हैं। तो रशिया के लिए जो साइन है वो इतने अच्छे नहीं है आने वाले दिनों में।
साइन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस जंग को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो हैं वो भी खामोश नहीं बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आग कम होने लगती है तो वो खुद अपने बयानात से उनके ऊपर तेल छिड़क रहे होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, आप इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं। बहुत अच्छा आपका तज्जिया हमेशा की तरह आज भी जो आपने हमसे शेयर किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और जी अब हमें वक्त देना है एक ऐसी ख़बर को, एक ऐसी स्टोरी को, एक ऐसी चीज़ को जिसने हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो बर्बाद किया। बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया भी हुआ और बहुत सारी जगहों पर अभी इम्कान है कि और वक्त और माली नुकसान जो है उसका अंदेशा है। मैं बात कर रही हूँ जी कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, जो आप जानते हैं कि चाइना से जिसने जन्म लिया था। ये कयास आराइयाँ थी और उसके बाद बहुत सारी जगहों पर इसके सबूत भी मिल गए थे। खुद चाइना ने भी कहीं ना कहीं इसका इतराफ़ कर ही लिया था। लेकिन अब आपको बताएं कि चीन की हुकूमत जो है उसने कोरोना के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मुल्क का जो सबसे बड़ा उनका तिजारती शहर है शंघाई और मुल्क की दारुल-हुकूमत बीजिंग, वहाँ पर कोरोना पाबंदियाँ जो हैं वो मज़ीद सख्त कर दी हैं। मज़ीद सख्त क्यों कर दी हैं? क्योंकि जी बहुत सारे दिनों से हम आपको ये बताते चले आ रहे हैं कि एक बार फिर से चीन के अंदर बहुत बड़ी लहर जो है कोरोना वायरस की वो दरियाफ्त हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। पहले कोशिश की गई कि इस खबर को उस तरह से हाईलाइट ना किया जाए, मीडिया में ना आने दिया जाए, लेकिन जी कहाँ रुकती हैं इस तरह की चीज़ों, इस तरह की खबरें। जब शंघाई में पाबंदियाँ लगनी शुरू हुई पहले तभी लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सूरत हाल कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। और अब ये जो पाबंदियां हैं जिनका इतलाक़ हम देख रहे हैं, कुछ 6 हफ्ते कबल हुआ था, 1.5 महीने कबल हुआ था, अब इनको मज़ीद ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। पहले कहा गया था कि 30% जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो जा सकते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अगर चीन के अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर काम रुक जाता है तो दीगर ममालिक को जो अशिया पहुँचनी होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हों जो चाइना से इस्तेमाल हो रही होती हैं दीगर दुनिया के अंदर, पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट कर रहा होता है, अमेरिका बहुत सारा सामान जो है इम्पोर्ट कर रहा होता है, तो बहुत सारे नुकसान का अंदेशा था। उससे बचने के लिए कहा गया था कि पाबंदियां नर्म रखी जाएं, लेकिन अब चूंकि जानी नुकसान का खदशा पैदा हो गया है तो पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। शंघाई के 4 अजला ऐसे हैं जिनके मकीनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इन नोटिस में कहा यह गया है कि घर से उन्हें बाहर नहीं निकलना है और ये भी कह दिया गया है कि जो होम डिलीवरी है बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों की वो भी आप नहीं करा सकते हैं। तो फिर ज़िंदगी यहाँ पर किस तरह से पॉसिबल होगी? सूरत हाल क्या है? ना कोई खुद घर से बाहर जाएगा सामान लेने के लिए, ना वो डिलीवरी बॉय को कह सकता है कि आप सामान दे जाएं, तो फिर क्या होने वाला है चाइना के अंदर, ख़ासतौर पर शंघाई और बीजिंग के अंदर? रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। चीन ने केसेस में कमी के बावजूद दारुल हुकूमत बीजिंग और मुल्क के सबसे बड़े सनाती शहर शंघाई में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। गुज़िश्ता रोज चीन भर से 4,407 केसेस सामने आए। शंघाई में गुज़िश्ता 10 दिनों में केसेस में मुसलसल कमी आई है, लेकिन कोरोना की लहर में नरमी के बावजूद हुकाम वायरस के लिए मुस्बत केसेस के करीबी राब्तों को कारंटीना करने की कोशिशें तेज कर रहे हैं। चीनी हुकाम का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना पाबंदियां खत्म करने के बाद केसेस बढ़ रहे हैं और चीन ऐसी सूरत हाल नहीं चाहता। हुकाम के मुताबिक चीन मई के आखिर तक कोरोना के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है और नई कोरोना पाबंदियां इसी सिलसिले की कड़ी हैं। शंघाई में 6 हफ्तों से सख्त लॉकडाउन नाफिज रहा है। इन इलाकों में जहां केसेस कम हो रहे थे, लोगों को चहलकदमी की मार्केट तक जाने की इजाजत थी, लेकिन अब शंघाई के 4 अजला के मकीनों को जारी नोटिस के मुताबिक मकीनों को घर से निकलने और डिलीवरी लेने से भी मना किया गया है। इस हुक्मनामे के बाद ग्रोसरी स्टोर पर लोगों की कतारें भी बढ़ गई हैं ताकि वो आने वाले दिनों के लिए खुराक जखीरा कर सकें। लोगों में तवील लॉकडाउन के बायस गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। बीजिंग में अब तक सख्त पाबंदियों से गुरेज किया जा रहा था, लेकिन अब मुल्क के जनूब मगरबी इलाकों के मकीनों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ज्यादा मुतासरा इलाकों के मकीनों को घर से काम करने की हिदायत, जबकि कई रेस्टोरेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। कई सड़कें, कंपाउंड और पार्क्स भी सील कर दी गई हैं। शंघाई मुल्क का सबसे बड़ा सनाती शहर है और 1 माह से भी ज्यादा अरसे से लॉकडाउन की वजह से चीन की मईशत पर भी मनफी असरात देखने में आ रहे हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीन की बरामदी नमू
तकरीबन 2 सालों में अपनी कमजोर तरीन सतह पर आ गई है, जबकि गुज़िश्ता माह चीन की ऑटो एसोसिएशन के मुताबिक इनकी फरोख्त में 48% गिरी है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी नाफिज है। हुकाम का कहना है कि ये सख्तियाँ जिंदगियां बचाने के लिए की जा रही हैं। 2019 के आखिर में पहला कोरोना केस सामने आने के बाद भी चीन ने सख्त लॉकडाउन के जरिए इस सूरत हाल को काबू में कर लिया था और एक बार फिर वही कोशिश की जा रही है। लेकिन मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर कोरोना पाबंदियां ज्यादा अरसे जारी रहीं तो चीन की मईशत पर मनफी असरात में इजाफा होने के साथ साथ दुनिया की मईशत को भी धचका लग सकता है। बिल्कुल जी, चीन की मईशत अगर प्रॉब्लम में होगी तो दुनिया की मईशत को धचका लग सकता है। वजह क्या है ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया। ज़ाहिर है जब प्रोडक्शन रुक जाएगी चाइना के अंदर, सप्लाई चेन मुतासर होगी तो पूरी दुनिया ही मुतासर हो रही होगी, क्योंकि तकरीबन पूरी दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक भी हैं, ख़ुद हम पाकिस्तान भी हैं जो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे होते हैं चाइना से। तो बहुत बड़ी एक जब इस तरह की प्रोडक्शन रुकेगी तो उसका रिज़ल्ट तो यकीन आएगा ही आएगा और फिर जानी नुकसान होने का भी खतरा है। इसी वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलने से बिल्कुल मना कर दिया गया है और ये नोटिस आते ही लोग अब बहुत ज़्यादा रश लगाए हुए दिखाई देते हैं हमें मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर। बहरहाल जी, रश एक और जगह भी लगा हुआ है और ये जगह है जी इटली, यूरोप का मुल्क इटली। और ये रश किसने लगाया है? ये लगाया है जी सिख फॉर जस्टिस मुहिम में शरीक सिखों ने। ये रश क्यों लगा है इसकी वजूहात कहीं ना कहीं आप जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। वजह इसकी ये है कि जी आप जानते हैं भारत के हवाले से कि वहाँ पर मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों या इवन निचली ज़ात जिनको हिंदू वहाँ पर कहते हैं, निचली ज़ात के जो हिंदू हैं वो तक महफूज नहीं हैं। वो अपने मज़हबी रसूमात जो हैं वो उस तरह से आज़ादी से नहीं अदा कर सकते हैं, वो अपनी आज़ादी के साथ उस तरह से रह नहीं सकते हैं, अपने बच्चों के रिश्ते जो हैं वो उस तरह से नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर जबरी तौर पर उनका मज़हब तब्दील कराने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी जगहों पर मज़हब की वजह से उन पर तशद्दुद किया जाता है। बहुत सारे मुसलमान जो हैं आप जानते हैं कि अगर गाय के गोश्त के ख़रीदने का शुबा कहीं पर हो जाता है, हालांकि ख़ुद बहुत बड़ा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत गाय के गोश्त का, लेकिन उन मुसलमानों को मार दिया जाता है जिन पर गाय के गोश्त के ख़रीदने का शुबा गुजरता है, ये गाय को ज़िबा करने का शुबा गुजरता है। तो ये ऐसी ही कुछ सूरत हाल वहाँ पर सिख बरादरी के साथ भी, और सिख बरादरी वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना यह है कि पंजाब को अलग कर देना चाहिए, खालिस्तान के नाम से उनके लिए एक सूबा बनाना चाहिए, लेकिन ये मुतालबा भारत मानने को तैयार नहीं है। और अब इस मुतालबे को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए, अपनी आवाज़ में वज़न पैदा करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि सिख बरादरी जो है सिख फॉर जस्टिस के नाम से एक मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत आपको याद भी होगा, इस प्रोग्राम में भी हमने आपको दिखाया था, यूके के अंदर बहुत सारी जगहों पर रेफरेंडम कराया गया था, स्विट्ज़रलैंड में कराया गया था, 7 और ममालिक हैं वहाँ पर भी कराया गया था। और अब ये लोग पहुँचे हैं, सिख कम्यूनिटी जो है ये मुतहरिक हुई है इटली के अंदर। मुतालिबा इनका यह है कि भारत खालिस्तान को आज़ाद करे और अक़वाम आलम भारत में सिखों पर होने वाले मज़ालिम का नोटिस ले और फिर भारत पर दबाव बढ़ाए कि जी आप इन सिखों को इनकी मर्ज़ी से जीने दें और इनको एक इलाका जो है वो दे दिया जाए अलग से, जहाँ पर ये अपनी मज़हब के मुताबिक और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिस तरह से चाहें वो जी सकें। और उनको जैसे जॉब्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बहुत सारी जगहों पर जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना है उस डिस्क्रिमिनेशन का सामना न करना पड़े। क्या प्रॉब्लम्स हैं जी इस तहरीक के जो लोग हैं उनका क्या मानना है, भारत में उनको क्या मसाइल फेस करना पड़ते हैं और ये तहरीक अभी कहाँ तक पहुँच चुकी है, कितनी जान इसमें आ चुकी है, इस पर पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर हमारे साथ यूनुस खान मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं पेरिस से, उनसे भी बात कर लेंगे। भारत से खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक इटली पहुंच गई। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से इटली के शहर बरिशिया में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद वोटिंग सेंटर के बाहर मौजूद थी। रेफरेंडम में तकरीबन 40,000 वोट कास्ट किए गए। वोटिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रही। इटली के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 2 लाख सिख आबाद हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक खालिस्तान वोटिंग से एक रोज कबल ही हजारों सिखों ने शहर में मार्च भी किया, जिसमें औरतों, बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस मार्च का मकसद बैसाखी के मौके पर खालिस्तान की अहमियत को उजागर करना था। सिखों ने भारत से आजादी के लिए नारे लगाए। सिख रहनुमा ने खिताब के दौरान कहा कि सिखों का मुतालबा है कि भारत खालिस्तान को आजाद करे
भारत अक़लियतों के लिए एक गैर महफूज मुल्क है और सिख कम्युनिटी कई दहाइयों से आज़ाद खालिस्तान के लिए जदोजहद कर रही है और सिख खालिस्तान के हुसूल के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। भारत सिखों से अब आज़ादी नहीं छीन सकता। बरतानिया, स्विट्जरलैंड समेत 7 ममालिक में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग इससे पहले हो चुकी है। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से 6 जून को भारत में भी अलग रियासत खालिस्तान से मुताल्लिक रेफरेंडम कराने की कॉल दे दी है, जिससे भारतीय सरकार बुखलाहट का शिकार हो गई है। रियासत हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी सख्त करने के साथ साथ रियासती सरहदें भी सील कर दी गई हैं। जर्मन नशियाती इदारे DW की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में रियासती असेंबली पर खालिस्तान की हिमायतियों ने अपने परचम लहराए और इमारत की दीवारों पर रेफरेंडम कराने के हक में नारे भी लिख डाले, जिनमें 6 जून को सिखों की एक अलहदा रियासत के क़याम के लिए कराए जाने वाले रेफरेंडम में सिखों से शिरकत की इस्तदा की गई। हुकाम ने असेंबली की इमारत पर लहराए गए परचम उतार लिए और साथ ही तमाम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ाते हुए रियासती सरहदों को भी सील कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बिल्कुल जी, इन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर इन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं भारत की जानिब से कि जो आपके बहुत सारे जो वर्क वीज़ा पर हैं दूसरे ममालिक के अंदर भारत से आए हुए, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि आपका वीज़ा जो है, आपका पासपोर्ट जो है इवन वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सूरत हाल क्या है, यूनुस खान से जान लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी पेरिस से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान। वालेकुम सलाम। यूनुस, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यूनुस, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो खालिस्तान तहरीक है अब यूरोपीय मुल्क इटली पहुंच चुकी है, क्या आपने देखा, क्या अब तक इत्तलात पहुंची हैं, कितनी जान है इस तहरीक के अंदर? देखिए, मैं आपको इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा पहले बताता चलूं कि ये तहरीक कैसे शुरू हुई। सबसे पहले 1 नवंबर 2019 को इन्होंने पहली दफ़ा जिनेवा में इंसानी हुकूक कौंसिल के UN के हेडक्वार्टर के सामने इन्होंने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया था, जिसमें जिनेवा में पहली दफ़ा 10,000 से ज़ायद लोग शरीक हुए थे और वहाँ पे पहला रेफरेंडम 1 नवंबर 2019 को हुआ था। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में 7 मुख्तलिफ ममालिक में ये रेफरेंडम किया गया और इनका यही कहना है कि हम कानूनी तरीके से बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने हक़ खुद इरादियत के हवाले से दुनिया को आगाह भी करेंगे और आज़ादी के लिए हम लड़ेंगे और सिखों के लिए हम खालिस्तान के क़याम के लिए जो भी आईनी और कानूनी इक़दाम उठाने पड़ेंगे वो हम ज़रूर उठाएंगे। अब जो कि इटली में हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि इस मोमेंट में हमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, हमें बूढ़े भी नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद उसमें शरीक हैं और हर उम्र के और मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग जो सिख कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं और बहुत जोश व खरोश से वो इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम यही यूरोप में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस के हवाले से जिन्होंने ये तहरीक शुरू की थी, अब सिख कम्युनिटी की अक्सरियत को यूरोप में उसकी हिमायत भी कर रही है, उसको सपोर्ट भी कर रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो इटली में जो हुआ है रेफरेंडम, उसमें पूरी यूरोप से सिख कम्युनिटी की उम्मीदीन आए हैं। अच्छा यूनुस, यहाँ ये भी कहा जा रहा है खालिस्तान रेफरेंडम कराने वालों की जानिब से, मुंतज़मीन की जानिब से, कि जहाँ जहाँ भी रेफरेंडम हुए हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराया जाएगा उनके नताइज को। क्या हम ये समझें कि अक़वाम मुत्तहिदा रिज़ल्ट देखने के बाद कोई किरदार अदा कर सकती है इस सारे मामले के अंदर, आपको लगता है? देखिए, सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने इस बैनुल-अक़वामी जो लॉयर हैं वो हायर किए हैं ताकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर वो इनका मुकदमा भी बेहतर तरीके से लड़ सके। न सिर्फ वो अक़वाम मुत्तहिदा में ये चीज़ें दे रही हैं बल्कि उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को भी वो अपना सारी डिटेल शेयर कर रही है, बल्कि दूसरे जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनके साथ भी अपना डाटा शेयर कर रही है। वो उस हवाले से जो वहाँ पे पंजाब में अब आज हमें खबर ये मिली है कि बहुत से सिख कम्युनिटी के अफराद को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि बहुत से ऐसे गैर आईनी इकदाम किए गए थे भारतीय हुकूमत की तरफ से। उस हवाले से भी ये बैनुल-अक़वामी इदारों को बहाबर कर रही है। जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा की बात है, अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से इंडिया पे प्रेशर तो डाल सकता है और जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो रिकॉर्ड पे आ जाती है।
ठीक है। अच्छा, और ये जो 6 जून को भारत के अंदर रेफरेंडम का कहा जा रहा है, यूनुस सर अगर इस पे भी आप बात कर सकें। वैसे तो आप यूरोप की सूरत हाल बता रहे हैं, या ज़ाहिर है यूरोप में, लेकिन फिर भी कुछ आपके यहाँ पर मुंतज़मीन से बात हुई हो पाएगा वहाँ पर 6 जून को? इनको लगता है कि रेफरेंडम, क्योंकि पाबंदियाँ तो बहुत सख्त कर दी गई हैं, अभी से गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं भारत के अंदर। देखिए, मेरी जो इनके सिख फॉर जस्टिस के जो रूह रवा है पुमित सिंह, उससे मेरी उनको पम्माम कहते हैं, और उनसे मेरी आज बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि भारतीय हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। वो गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तारियां भी कर रही हैं, और बैरूनी मुल्क जो कि हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको वो डरा भी रही है एम्बेसीज के जरिए कि आपके वीजे नहीं लगेंगे, आपके पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए मसाइल होंगे पंजाब में। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि पंजाब के जो रियासत है उसके आसपास जितनी भी दूसरी रियासतें हैं उनके साथ उनके बॉर्डर को न सिर्फ सख्त कर दिया गया है बल्कि सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो इससे आप देख सकते हैं कि भारतीय हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और इस हवाले से वो परेशान है। और सिख कम्युनिटी के हवाले से बैनर्स, पंफलेट वगैरह लगाए जा रहे हैं, बल्कि हाल उत्तर प्रदेश के जो रियासत है वहां पर भी जो कौमी असम्बली है, न सिर्फ वहां हिमाचल प्रदेश की रियासत में, वहां पर भी न सिर्फ सिख खालिस्तान का झंडा लहराया गया बल्कि उसके बाहर वाल चैकिंग भी की गई है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम सिख कम्युनिटी मुतहद है, और अगर इसी तरह वो मजीद बढ़ती रही तो वो वक्त दूर नहीं है जो अब खालिस्तान एक आज़ाद रियासत बन सके। ठीक है, आपको लगता है कि मुहिम जो है ज़ोर पकड़ चुकी है और उसके रिजल्ट भी जल्द से जल्द ये लोग हासिल कर लेंगे। लेकिन कुछ कश्मीर की भी बात कर लेते हैं ना। कश्मीर पे भी कब्ज़ा किए बैठा है भारत, और ख़ुद हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ नारवा सलूक हो रहा है। क्रिश्चियन चर्चेस जो हैं उनके ऊपर भी हमले जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर भारतीय हुकूमत अपना रवैया तब्दील नहीं करती है और इसी तरह से ये सारा सिलसिला जारी रहता है, तो इस तरह की मज़ीद तहरीकें जो हैं वो जन्म ले सकती हैं? मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, यूरोप के अंदर। देखिए, यहाँ पे हम जब यूरोपियन पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करते हैं या यूएन में रिपोर्टिंग करते हैं, तो उससे पहले जब मोदी हुकूमत से पहले वो भारत को एक सेक्युलर रियासत के हवाले से वो बात करते थे, जमहूरियत के हवाले से बात करते थे। लेकिन यहाँ पे अब जब इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, वो यही कहते हैं कि भारत अब एक हिंदू रियासत बन चुका है। वहाँ पे जो दीगर अकलियतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे दिल्लत हो। और इस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जेनेवा में इंसानी हकूक कौंसिल के सामने या यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे भी होते हैं। तो इस हवाले से जो अब भारत एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत के हवाले से यूरोप में मशहूर है, और जो मिनॉरिटीज है उनके बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनके वो ये समझते हैं कि भारत में अब उनके लिए रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, भारत में बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो ख़ुद को गैर महसूस करती हैं, और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि खालिस्तान मुहिम जो है वो ज़ोर पकड़ती चली जा रही है। सिख फॉर जस्टिस मुहिम ज़ोर पकड़ती जा रही है, और इसी पर रिपोर्ट कर रहे थे यूनुस खान। बहुत शुक्रिया अपना तज्ज़िया शेयर करने के लिए यूनुस। आप ओवरऑल बता रहे थे हमें यूरोप की सूरत हाल के वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या सोचा जा रहा है भारत के मज़ालिम को लेकर, और किस तरह से मुख्तलिफ और तहरीक जो हैं मज़ीद तहरीकें जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। सिख फॉर जस्टिस मुहिम जो है यही नहीं है, बहुत सारे और मज़ाहिब के लोग जो हैं वो भी सोच रहे हैं। जिस तरह से ईसाइयों के साथ वहाँ पर नारवा सलूक रखा जा रहा है, उनके चर्च जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ है, तो बहुत सारी और अक़लियतें भी भारत के अंदर बसने वाली बाहर के ममालिक में ये मसला जो है यूरोप के आगे रखने के लिए और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के आगे रखने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा जी, एक और जगह पर चलते हैं, रुख कर लेते हैं मशरिक़ वस्ता का। यहाँ से अहम खबर आई है, शाम के जो सदर हैं बशार अल असद, उन्होंने तेहरान का दौरा किया है। उनका ये दौरा बहुत ही अहम समझा जा रहा है, अहम है भी। इनफैक्ट पहली बात तो ये है कि बशार अल असद ने 3 साल के बाद ईरान का ये दौरा किया है। ये दौरा बड़ा मुख्तसर है लेकिन बड़ा अहम है। ईरानी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं, इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल उन्होंने किया है। ईरानी क़यादत जो है वो शाम को अपने इलाकाई दुश्मन इसराइल की मुखालिफत में अपने करीबी इत्तेहादी के तौर पर देखती है। और हालिया बरसों में नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि शाम में ईरान के इक़्तिसादी असर रसूख में भी इजाफ़ा हुआ है। और ईरानी न्यूज़ एजेंसी ये कहती हुई हमें दिखाई दी कि तेहरान ने दमिश्क हुकूमत और ईरानी कंपनियों को मुनाफा बख्श कारोबारी मुआहदे के लिए भारी कर्ज़ों की भी पेशकश की है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं इस दौरे के हवाले से। ये दौरा 3 साल के बाद क्यों हुआ है, फिर ये दौरा इतना मुख्तसर क्यों हुआ है, और फिर जब ये दौरा हुआ है तो इसमें से वो सारी बातें जो सामने आनी चाहिए थी उस तरह से सामने नहीं आई हैं।
या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने लाई नहीं जा रही हैं? असल मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। शाम के सदर बिशारुल असद इतवार को तेहरान पहुंचे और वहां अपने मुख्तसर क़याम के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकातें की। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनेई ने बिशारुल असद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि आज का शाम वो नहीं जो जंग से पहले हुआ करता था, बल्कि अब शाम की इज्जत और उसका वकार पहले से कहीं ज्यादा है और हर कोई इस मुल्क को एक ताकत के तौर पर देखता है। इस मौके पर शाम के सदर का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान के ताल्लुकात ने खित्ते में इसराइल के तसल्लुत को रोकने का काम किया है। ईरान और शाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात ने मशरिकी वस्ता में अमरीकी असर रसूख को कम करने और उसे रोकने में भी मदद की है। ईरान की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बिशारुल असद से मुलाकात में कहा कि इनकी हुकूमत की तरजीह ये है कि शाम के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत तर किया जाए। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में शाम की खाना जंगी शुरू होने के बाद से सदर बिशारुल असद का ईरान का ये दूसरा दौरा था। इससे कबल उन्होंने फरवरी 2019 में तेहरान का दौरा किया था। शाम में जारी खाना जंगी के बायस 4 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके थे। लाखों अफराद अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बेघर हुए हैं। दूसरी जानिब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने भी जल्द ईरान का दौरा करने वाले हैं, जिसकी तस्दीक ईरानी वजारत खारजा की जानिब से की गई है। तर्जुमान वजारत खारजा ने बताया कि ये दौरा तेहरान हुकूमत के इलाकाई, दो तरफा और बैनुल अक़वामी उमूर के एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। कतर के अमीर के दौरा ईरान का शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया। तर्जमान ने बताया कि कतरी अमीर के दौरे के बाद ईरान के सदर भी खलीजी रियासत का जवाबी दौरा करेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इतवार के रोज रिपोर्ट किया था कि कतर के अमीर शेख ने ईरानी दौरा उनके यूरोपीय दौरे से कबल होगा और चंद दीगर ममालिक के दौरे के दौरान मेजबान क़यादत के साथ 2015 की ईरानी जौहरी डील के मुज़ाकराती अमल की बहाली और यूरोपीय एनर्जी सिक्योरिटी पर गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। तजियाकारों के मुताबिक कतरी अमीर जौहरी डील के फरीकैन को मुज़ाकराती अमल में एक नया दरमियानी रास्ता अपनाने का मशवरा देंगे ताकि बातचीत में तात्तुल को खत्म किया जा सके। 2015 की जौहरी डील की बहाली में तात्तुल की वजह ईरान का वो मुतालबा है कि अमेरिका उसकी इलीट फौजी ग्रुप पासदाराने इनकलाब इस्लामी को दहशत गर्दों को फहरिस्त से खारिज करे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद ने जनवरी 2020 में आखिरी बार ईरान का दौरा किया था। बिल्कुल जी, 3 साल के बाद उनका ये दौरा ईरान का, इस हवाले से पैकेज आपने देखा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।